अगर हम मजबूत स्थिति में होते हैं तो हम काम की बात करते हैं, हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन जिस तरह से फ्री बीज को लेकर प्रधानमंत्री ये कहते रहे कि फ्री बीज जो है वो नुकसानदायक है देश के लिए, लेकिन मेघालय में फ्री बीज की बात कही गई, तो क्या ये माने कि पहले से मान चुके थे कि कमजोर पड़ेंगे कहीं ना कहीं? देखिए, प्रधानमंत्री मुफ्त की रेवड़ियों की जहां तक प्रधानमंत्री का नजरिया जो है वो मुफ्त की रेवड़ियों के लिए नहीं है। और मेघालय में दूसरे आई थिंक 75% ईसाई वोट है। ओके, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी का डर वहां से नहीं निकल पाया है, तो वो एक बड़ा रीजन हो सकता है। और बाकी फिर क्षेत्रीय चुनाव, मतलब राज्यसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड रखती हैं, बट लोकसभा चुनाव में स्थिति बदल जाती है। तो मेरे ख्याल से जो डर है बीजेपी का वो वहां से नहीं निकल पाया। लेकिन वो केंद्र में है, वो अपनी जमीनी पकड़ भी मजबूत कर रहे हैं। जिस तरह की पहले स्थिति थी उससे बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया, तो उनको डर किस बात का? जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो आपको तो पानी पाना है। सर, लोगों को साइकोलॉजिकल डर तो एक होता है ना। किस बात का? साइकोलॉजिकल डर तो तब रहेगा ना जब आप वहां पर कुछ होंगे, और उनको तो सब कुछ हासिल ही हासिल हो रहा है। अब उस हिसाब से आप देखिए कि केंद्र की पॉलिसी के हिसाब से मुस्लिम्स को भी प्रधानमंत्री की सारी सुविधाएं मिल रही हैं ना। बट बंगाल में हमने देखा कि मनोज, ये तो बड़ा आरोप हो गया। ये वजह रही है नीचे जाने की? नीतियां हैं, जो भी सुविधाएं हैं, वो क्या जाति को देख के दी जाती हैं कि ये इस जाति के इंसान है, इसको ये नहीं मिलेगी, या ये इस जाति का इंसान इसको मिलेगी। ये सबके लिए होती है, चाहे वो किसी भी जाति या किसी धर्म का व्यक्ति हो। इससे कोई जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है उसमें डिफाइन कहीं नहीं किया जाता कि इस जाति के लोग। अब जो राशन बांटने की बात हो रही है, या उज्ज्वला गैस की बात हो रही है, या जल धन योजना की बात हो रही है, जितनी भी योजनाएं हैं वो पूरे देश के लिए है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब का व्यक्ति हो। तो इसको ये बात कहना बिल्कुल बेमानी है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। और रही बात, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि बंगाल में प्रधानमंत्री की योजनाएं मुस्लिम्स को भी मिलती है ना। बिल्कुल, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होती। पर रीजन है ना वहाँ पे, वहाँ का कारण सुनिए। जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उसमें तो ये है ना कि आप मुख्यमंत्री आप देखिए दुर्गा पंडाल लगाने के लिए परमिशन नहीं देती। आपका झुकाव किस तरफ है? आप किस विचारधारा से आप सहमत नजर आते हैं, या आपको क्या लगता है कि किस दल में आपका हित समाया हुआ है? तो यहाँ पर ये चीजें भी तो काउंट करती हैं। लेकिन हमने तो ये बात की कि मुफ्त की रेवड़ियों की बात तो तब की जाती है ना जब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ चुके हैं। इसलिए मेघालय में यहां पर बीजेपी बात करती हुई नजर आई, क्योंकि एक तरफ आप उसी चीज का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहां जाकर आप वही बात कर रहे हैं। मनोज जी, नहीं, मेरा मानना यह है कि देखो, हम भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कि भाई क्यों इतना, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जो मूलभूत वहाँ परेशानियां उनके निवारण की बात करती है। हम लोग ये नहीं कहते। आप देखिए, तो जैसे जम्मू कश्मीर का निवारण हो गया, क्यों नहीं हुआ? आप बताइए क्यों नहीं हुआ? आप भी बताइए कि क्या लाल चौक पे आप सपने में सोच सकते थे वहां पे झंडा फहराएगा? सवाल नहीं सुन, ये राहुल गांधी ने जाके वहां पे झंडा फहरा दिया, ऐसा माहौल तो बनाया ना। सवाल सही सुनिए, ठीक है, उत्साहित है, हम समझ रहे हैं, आपके आंकड़े अच्छे हैं। सवाल तो सुनिए। सवाल यह है कि जैसे जम्मू कश्मीर में आपने 370 की बात की, 371 की भी बात करेंगे ना नागालैंड में? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो वो कहाँ है? पिछली बार भी आपने वादा किया था, और वो फिर इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि ग्रेटर नागालैंड होना चाहिए। लेकिन स्टेट इन स्टेट्स की बात जब कही जा रही है, यानी उसके अंदर राज्य की जब बात करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो नागाज तो बढ़ जाएंगे। नहीं, वो फिर समस्याएं बढ़ जाएगी वहाँ पे। उन समस्याओं का ये है कि अभी चूंकि वहाँ पर क्या चीज़ों को निकाला जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, वो एक पॉलिसी बनाने के बाद, ये तो बड़ा लंबा विषय है। और उसके जो हमने चुनावी वादे किए हैं उनको हम 100% पूरा वादे में ही तो शामिल था ना। वही मैं कह रहा हूँ ना आपको, थोड़ा सा अब तो वादे में ही शामिल था और वो पूरा नहीं हुआ। नहीं, अब करेंगे ना, उसको पूरा करेंगे। अब बिल्कुल जो तैयारी है पूरा करने की तैयारी है हमारी। अब जो भी हमने किया है उसको पूरा करेंगे। अमनप्रीत जी, अब तो धीरे धीरे स्थिति साफ होती जा रही है, लेकिन बीजेपी में बहुत जिस बेहतर स्थिति में कही जा रही थी वो नहीं है उस बेहतर स्थिति में, क्या कहना चाहिए?
देखिए भाजपा मुद्दे हावी होते नजर नहीं आए। देखिए भाजपा के ऊपर जो ब्लेम लगते हैं ना रविंद्र जी के, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो वो इन यहाँ तो- तीनों हाँ। उत्तर पूर्वी राज्यों में नजर नहीं आया, हो भी नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी ना के बराबर है, और वहाँ पे क्योंकि क्रिश्चियन जो लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं, तो इसलिए भाजपा को थोड़ा सा डर भी था, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी हम कह सकते हैं कि क्योंकि हमेशा राष्ट्रवाद, हमेशा हिंदुत्व को जब बढ़ावा देते हैं, उसके नाम पे जब वोट बटोरते हैं, तो ये चीजें वहाँ पे काम करती हुई नजर नहीं आ रही। उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि हम बोलेंगे इलेक्शन कमीशन की है, क्योंकि वहां पे अलगाववाद होने के बावजूद इतने शांतिप्रिय तरीके से इलेक्शन जो हुए हैं वो संपन्न हुए हैं, उसके बाद रिजल्ट आ गए हैं। तो ये चीजें बहुत सारा जो रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये लोगों के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हैं, क्योंकि पानी की जो प्रॉब्लम है वो उन राज्यों में बहुत रही है, और उसकी कमी को जो दूर कर दे वो पार्टी उनको अच्छी लगती है। तो क्योंकि हमेशा ही भाजपा जब अपना प्रोपेगेंडा लेके आती है, जब अपना जो कैंपिंग रैलीज लेके आती हैं, चुनावी प्रचार करते हैं, अपना चुनावी मैनिफेस्टो लेके आते हैं, तो उनके बहुत सारे वादे ऐसे होते हैं कि उनकी कहनी और कथनी में फर्क आ जाता है। जैसे फ्री की रेवड़ी, केजरीवाल को वो हमेशा ही ऐसे बोल देते हैं कि वो फ्री की रेवड़ी जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री का राशन देते हैं, फ्री की बिजली देते हैं, फ्री की पानी देते हैं, वो गलत बात है। तो नहीं, वो तो उसको जनता का हक बताते हैं। बिल्कुल सेम चीजें वो करते नजर आए हैं यूपी में, और बहुत सारे अभी भी जो इन तीनों उत्तर पूर्वी राज्यों में उनका चुनावी मैनिफेस्टो रहा है उसमें भी उन्होंने ये चीजें कही हैं कि वो कुछ जो फैसिलिटीज हैं लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो फ्री भी कहीं जगह उनको बुरी लगती है और कहीं जगह उनको अच्छी लगती है। ये उनका जो बहुत सारा कहनी कथनी और करनी में फर्क आ जाता है, तो ये लोगों को उनसे दूर करता है। उसके बाद अगर हम मेघालय की बात करें तो कॉनराड जो संगमा है उनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, उनको सीएम बनाया, और उसके बाद भी कैंपिंग रैली में आपने देखा कि दोनों पार्टियां एनपीपी भी और बीजेपी भी एक दूसरे को खुल के एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करती नजर आई। तो लोग ये चीजें भांप जाते हैं, क्योंकि हमेशा ही प्री अलायंस देखिए ये लोग करते नहीं है, और इन्होंने कहा था कि ये पोस्ट अलायंस कर सकते हैं, पर क्योंकि ऊँट किस करवट बैठता है, कौन सी जो क्षेत्रीय पार्टी है, कौन सी क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी है वो लीड करती है, कौन सी के साथ इनको गठबंधन करना सही रहेगा, ये इनके ऊपर प्रभावी रहता है। और क्योंकि टीएमसी की बात करें या एनपीपी की बात करें, उनसे हमेशा ही भाजपा 2 कदम पीछे ही रहती है। रुच जी, अगर हम देखें यहाँ पर टीएमपी यानी टिपरा मोथा जो पार्टी है और इधर दूसरी तरफ टीएमसी, इनकी जो जमीनी हकीकत है बिल्कुल उलट नजर आई। ऐसा इनको कहीं काउंट नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब जो है इन्होंने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। ये किस तरह के संकेत माने जाए इसको? हम लोग देखिए पहले भी यही बात कर रहे थे कि बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट में कोई अपना नेतृत्व नहीं है। वो केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में चुनाव वहां पर जीत पाते हैं कि योजनाओं को वहां पर लागू करना, या एक बहुत बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी जी का है जिसके पीछे लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी देखेंगे तो इनके पास अपना वहां नेतृत्व नहीं है। लेकिन ये जो छोटे दल हैं वो जमीनी दल हैं, वहां पर वो जमीन पे काम करते हैं। और दूसरे सबसे बड़ी बात है जो ऐसे राज्य हैं इसमें वोटों की संख्या बहुत कम होती है, तो ये थोड़ा सा भी जो अंतर होता है वो चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि जब आप बड़े राज्यों में चले जाते हैं तो आपका जीत का अंतर बड़ा होता है, 50,000, 60,000, 1 लाख हो जाता है। यहाँ वोट ही उतने नहीं होते, तो जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, वो बहुत प्रभावित करती है। और जो दूसरी बात हो रही है कि वहाँ हिंदू वोट है नहीं। अब अगर आप देखेंगे पूरा नॉर्थ ईस्ट तो लगभग 70-80% के आसपास ईसाई वोट हैं, कुछ मुस्लिम भी कह सकते हैं, तो वोट का पोलराइजेशन वहां नहीं होता है। तो इन सब के बाद भी अगर बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट पे अपनी इतनी मजबूत पकड़ बनाई है, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके दबाव में उसने वो चीज की है, न कि वहां के क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय राजनीति के बल पे। तो इसमें भी आप बीजेपी की एक जीत मानेंगे, क्योंकि बीजेपी की जो ये रणनीति है कि वो विपक्ष को टाइम नहीं देना चाहती है, जगह नहीं देना चाहती है कि वो कहीं से भी अपने आप को मजबूत करके उसके केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे सकें। इसलिए उसने वो मजबूती से वहां से चुनाव लड़ा। लेकिन वो जो मजबूरी इनकी है वो हमेशा से हर राज्य में जहां बीजेपी कमजोर है उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि उसका वहां क्षेत्रीय नेतृत्व मजबूत नहीं है। वहां उसके पास ऐसे नेता नहीं है जो अपने दम पे वोट ला सकें।
तो सारा जो दारोमदार कहीं न कहीं घूम करके आ जाता है, वो आ जाता है केंद्र पे और मोदी जी के चेहरे पे। आप देखेंगे हिमाचल में इनका क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर था, चुनाव हार गए। यही हालात आप छत्तीसगढ़ में जाते हैं, झारखंड में जाते हैं, झारखंड में इनके मुख्यमंत्री, जिसका मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है वो सरकार कैसे बचा पाएगा? तो ये जब तक इनका क्षेत्रीय नेतृत्व जहां कमजोर होगा, वहां सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन और केंद्रीय नेतृत्व जितना दबाव बना पाएगा, उसी के आधार पर ये चुनाव में जाएंगे और उसी के आधार पर ये चुनाव जीत सकते हैं। अगर यहाँ क्षेत्रीय नेतृत्व थोड़ा सा भी मजबूत होता तो आज इनकी सीटें बढ़ रही होती, जहां पे घट रही हैं। नहीं तो जिस तरह के होमवर्क की बात कही जाती है, उस तरह का होमवर्क यहाँ पर हुआ नहीं। सिर्फ ये था कि पिछली जीत के आधार पर हम आगे बढ़ गए कि हाँ ऐसी स्थिति बन सकती है। होमवर्क में देखिए होमवर्क में क्या है कि एक समय के बाद हर पार्टियों के साथ यही दुविधा रहती है। जैसे अभी हम इसके पहले भी कह रहे थे कि आज जो महत्वपूर्ण 5 पद हैं उसमें से 3 पद राज्यसभा के हैं। अब जैसे आप भारत के रेल मंत्री हैं, राज्यसभा से आते हैं, भारत की वित्त मंत्री हैं, वो राज्यसभा से आती हैं, भारत के विदेश मंत्री राज्यसभा से आते हैं। इनके चेहरे पर आप वोट नहीं ला पाएंगे। जबकि क्या होता है कि आपके पास नेता होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में आप लोकसभा से प्रधानमंत्री चुनते हैं, राज्यसभा से नहीं चुनते हैं। आज बीजेपी की कमजोरी कहां है? बीजेपी 2009 के कांग्रेस के राह पर है। कांग्रेस की समस्या क्या हुई? कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं वो राज्यसभा से आते हैं, वो चुनाव ही नहीं जीत सकते हैं खुद से जाकर के जनता के बीच। तो जब आप चुनाव में नहीं जाते हैं तो आप जनता के बीच में नहीं होते हैं और जनता के साथ नहीं जुड़ाव आपका होता है। अब आज देखिए कि कांग्रेस ने क्या किया, मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वो लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। तो सवाल ये है कि जब तक आपका नेता नहीं होगा, तो हम उत्तराखंड में भी जाएंगे, वहां के सीएम भी चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो आप एक बात बताइए, तो उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। बीजेपी जिस मजबूती से उत्तराखंड को जीत सकती थी वो नहीं कर पाई। उनका केंद्रीय नेतृत्व का जो दबाव था उस वजह से, और दूसरे क्या है, वोट का हिंदू वोटों की संख्या ज्यादा है उत्तराखंड में। वही चीज अगर आप जब हिमाचल में पहुंचते हैं तो हिमाचल में 2 बड़े नेता हैं इनके पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके थे, अनुराग ठाकुर वहीं से थे, लेकिन इनके जो मुख्यमंत्री हैं इनके साथ इनका जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं था। इसका मतलब तो ये माना जाए कि आप सिर्फ विकास की राजनीति की चाहे कितनी भी बात करें, असल में लोकल मुद्दों से ज्यादा वहां का जो आपसी गणित है वो बिठाना ज्यादा मायने रखता है। देखिए, विकास की बात करते तो हैं, विकास हुआ नज़र तो नहीं आता। विकास के नाम पे जब वोट मांगते हैं तब वो बात करते हैं कि हम जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक भारत को ले जाएंगे, पर 5 ट्रिलियन को तो क्या जीडीपी का क्या हाल है, कैसे नीचे से नीचे गिरती जा रही है। अभी सिलेंडर के रेट कल ही 50 रुपए और बढ़ गए हैं। तो आप ये देखिए, जो योजनाएं भी लोगों की जो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करने के लिए लेके आते हैं, उन योजनाओं का भी लोग फायदा नहीं उठा पाते। उज्ज्वला योजना उसकी अच्छी भली उदाहरण है, पीएम आवास योजना उसकी उदाहरण है। आप पीएम आवास योजना की हम अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आपने देखा कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत कम से कम 100 जो घर थे वो लोगों को दिए गए, और जाके पता चला, एक नामी ग्रामी मेन मीडिया स्ट्रीम में वहां जाके सर्वे किया तो पता चला कि वो लोग तो वहां पे हैं और लोगों को घर ही नहीं मिले। उनके नाम पे किन लोगों ने उनके घर हाईजैक कर लिए ये पता ही नहीं है। तो रियलिटी ये है कि ग्राउंड लेवल पे जाके आपकी जो भी योजनाएं हैं वो कितनी सफल हो रही हैं, वो कितनी इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ये कौन पता करेगा? ये सरकार का काम है, ये मैनेजमेंट का काम है। तो वहाँ के जो ग्राउंड लेवल पे जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो लोगों के साथ अपना ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हैं, और वो जो वादे करते हैं लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र के साथ साथ, तो वो लोगों को उनमें नजर आता है कि हाँ ये करेंगे। और जो नेशनल पार्टी है वो कहने के लिए, देखिए भाजपा की अगर हम बात करें तो हमेशा ही हर चुनाव, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, इवन एमसीडी के चुनाव भी वो मोदी चेहरे को लेके, मोदी मैजिक को लेके जीतते भी आए हैं, और वहाँ जो अपना चुनाव प्रचार है वो हमेशा ही मोदी जी को आगे लाके करते हैं। और उनके पास, हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनके पास नेताओं की कमी है, नेता हैं, पर जो मोदी मैजिक जो काम करता है वो दूसरे नेता नहीं कर पाते। तो यही उन्होंने अपना प्लस पॉइंट बनाया हुआ है। तो इसमें कोई लेकिन यहाँ तो काम नहीं किया मनोज जी, ये बात तो है, लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि बीजेपी परिवारवाद को लेकर मेघालय में निशाना साधती रही कांग्रेस की तरफ और बढ़त बना ली टीएमसी। मेरा मानना है, देखो, यानी कि वो खुद ही कंफ्यूज थे निशाना किसको बनाना। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अमनप्रीत जी को किस चश्मे से देश में विकास नहीं होता नजर आ रहा। भाई वो पता नहीं कौन सा चश्मा इन्होंने लगाया है कि जो देश में विकास ही नहीं नजर आ रहा है इनको। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोग करें, इतिहास उठा के देख लीजिए, इतने बड़े रोड, इतना काम कभी रोड्स पे नहीं हुआ। आज ट्रेन की हम बात करें, आप किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, हम लोग शिक्षा नीति की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो कहीं यही बात मनोज जी कांग्रेस कहती है आपसे
कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का विकास कहाँ नजर नहीं आ रहा। नहीं तो कांग्रेस वही बात विकास- उन्होंने भी कही। देखो कांग्रेस का विकास कहाँ नजर आएगा, 37 साल बाद इतना कहने के बाद इन्होंने नहीं, चुनाव आपने कराया, जो बात कही उसको इतना मैंने चुनाव आगे बढ़ाया कराया मैंने। इन्होंने, उस चुनाव के बाद खड़गे जी को अपना अध्यक्ष बनाया, चीजें बनाई, आज उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा है ना भाई। हम ये कहते हैं कि तो अगर सब कुछ ठीक था तो यहाँ पर स्थिति पलटनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए तीनों स्टेट को जीतना आसान हो जाना चाहिए था। नहीं। तो कहाँ है वो? अभी देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो वहाँ पर पानी की समस्या है, जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, जो शिक्षा की समस्या है, अब पिछली बार हम थे ही नहीं वहाँ, आप ही यानी बताइए ना, आपको भी आज रणनीति की बार हम बदलनी बहुमत पड़ेगी। के अब आप करीब आ चेहरे गए। पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मुद्दों की बात करें। मेरा यानी मानना आप है कि मुद्दों जो पे आ गए। लोकल मुद्दे होते हैं उन्हीं पे चुनाव लड़ा जाता है, क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं। आप ये देखिए कि अगर लोकल तो यहाँ समस्या कंफ्यूज थी बीजेपी। नहीं, कंफ्यूज नहीं थी, हमें तो सब चीज स्पष्ट पता था और चीजें हम क्या लोग ना क्या क्षेत्रीय मुद्दे थे यहाँ? नहीं जो हार्वेस्टिंग वो शॉर्ट आउट हो गए। नहीं, आप देखिए पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, बेरोजगारी वहां पर और सारी चीजें सॉर्ट आउट एकदम ऐसा नहीं हुई, जादू की छड़ी नहीं करप्शन अब है। भी मुद्दा बना हुआ है, डेवलपमेंट अब भी मुद्दा बना हुआ है। बिल्कुल बनेगा। आप कोई, आपके पास ऐसा कोई जादू नहीं है, आप धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है कि आप गए और आपके पिताजी का नाम बता दिया, आपकी माता जी का नाम बता दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर चीजों को तरीके से चलाएंगे आप। भाई 9 महीने का बच्चा एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता। आपने सुना पार्लियामेंट में क्या कहा राष्ट्रीय स्तर उन्होंने? पर उसके लिए 18 साल राष्ट्रीय स्तर चाहिए पर उसको। बेतरतीब होता है सारी चीजें जी? क्या राष्ट्रीय स्तर पर अलग चीजें हैं, आप जैसे चाहेंगे वैसे चला सकते हैं, अपने मुद्दे हिसाब से अलग घुमा होते सकते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे दोनों डिफरेंट है, दोनों को एक साथ मैं नहीं ही कब जोड़ा कह जा रहा सकता। हूँ। तो बेरोजगारी लेकिन- और ये महंगाई ये कभी भी आपका मुद्दा नहीं रहा नहीं, है। नहीं, आपने नहीं, इसमें ठीक है। रीजनल और